आखिर रशिया में देखे इन क्रिएचर्स की सच्चाई क्या है और आखिर वो कौन सी ऐसी आदत है जिसकी वजह से हम इंडियंस छोटी छोटी चीजों को भी भूलने लगे हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चलता देख हमारे दिमाग को सुकून मिलता ही क्यों है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो फॉर श्योर आज से पहले आपके सामने कभी भी नहीं आए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7, गाइस देखो, हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना यार एक ऐसे इंसान से तो जरूर टकराते हैं जो कि मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ना सिर्फ वो स्ट्रांग होता है बल्कि वो अपनी लाइफ में ना भाई काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी होता है। और जब हम उसको देखते हैं, उससे बातें करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि यार ये इंसान कितना ज्यादा ब्लेस्ड है, मतलब इसका दिमाग कितना ज्यादा तेज चल रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली उसी की वजह से वो जो है वो सक्सेसफुल भी है। बट क्या आपको पता है कि भाई उसके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स या सुपर पावर नहीं है। प्रैक्टिकली वो अपने दिमाग के 40% रूल को जानता है। अब ये रूल क्या होता है ये अभी इसी वक्त मैं आपको भी समझाने वाला हूं। तो देखो गाइस, बात बिल्कुल सिंपल सी है कि हम इंसानों को जिंदा रखने की सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी भी ऑर्गन की होती है तो वो होता है हमारा दिमाग। और इसलिए भी जब भी आप कुछ भी काम करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस या फिर जॉब करते हो और जैसे ही आप अपने दिमाग की 40% एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हो, आपका दिमाग आपको तुरंत ही ये रियलाइज कराने लगता है कि भाई आप काफी ज्यादा थक चुके हो। मतलब वो एक सीन होता है ना कि अब लगता है कि यार अब मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, बस आज का तो मेरा हो ही गया। और देखो गाइस, प्रैक्टिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरुआती दौर में हमें जो खाना होता था ना भाई वो इजीली नहीं मिलता था। तो अब अगर इस कंडीशन में दिमाग अपनी 60 या फिर 70% एनर्जी को किसी एक स्पेसिफिक टास्क में ही लगा देता तो बची हुई 30% एनर्जी को यूज करके वो कभी भी शिकार कर ही नहीं सकता था। लेकिन देखो आज की सिचुएशन में ऐसा नहीं है। आज हमें क्या है, खाना जो है शिकार करके या फिर फिजिकली ज्यादा मेहनत करके नहीं मिलता है, हमें खाना काफी ज्यादा इजीली मिल जाता है। लेकिन देखो, क्योंकि शुरुआती दौर से ही हमारे दिमाग की वायरिंग ही कुछ इस तरीके की हुई होती है, तो आज की डेट में भी जब भी आप सिर्फ 40% दिमाग की एनर्जी को कंज्यूम करते हो, आपका दिमाग आपके लिए इतने बड़े इल्यूजन को क्रिएट कर देता है जिसमें आपको लगता है कि भाई इससे ज्यादा काम मुझसे होगा ही नहीं, मैं बुरी तरीके से थक चुका हूं। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर इस पॉइंट पर आप डेली सिर्फ आधा घंटा या फिर 45 मिनट और ज्यादा काम करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग देखो खुद को कुछ इस तरीके से रिवायर करने लगता है कि वो जो काम 40% पर आपको फटीग फील करा रहा था ना भाई, वो अब जाकर 50% या फिर 60% एनर्जी कंज्यूम होने के बाद आपको कराएगा। और देखो गाइज, ये समझने में भाई कोई रॉकेट साइंस तो लगेगी नहीं कि अगर साधारण इंसान 40% एनर्जी कंज्यूम करने के बाद थक रहे हैं और आपने अपने दिमाग को ऐसे रिवायर कर लिया है कि वो 50% या 60% एनर्जी तक आपको जो है वो सपोर्ट कर रहा है, तो नो डाउट आप कम समय में ज्यादा सक्सेसफुल इजीली हो जाएंगे। तो अगर आप मेंटली और फिजिकली लाइफ में फिट रहना चाहते हैं या फिर ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने दिमाग के इस 40% रूल को जरूर समझिएगा। फैक्ट नंबर 6, गाइस देखो, आई एम 100% श्योर पिछले कुछ सालों से आपने ना एक चीज जरूर आसपास ऑब्जर्व करी होगी कि हम लोग और इवन जो छोटे छोटे बच्चे भी ना यार, वो अक्सर छोटी छोटी चीजों को या फिर बातों को भूल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा फोन का चार्जर यार मैंने कहाँ रखा था, हम बाहर हैं, घर से कॉल आया कि लौटते समय ये सामान ले आना, भाई दिमाग से ही निकल जाता है। अब देखो, बात अगर आज से कुछ टाइम पहले की जाए तो ये परेशानी ना भाई नॉर्मल बड़े और बुजुर्ग लोगों को हुआ करती थी, लेकिन रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो ये परेशानी नई जनरेशन को बुजुर्गों से भी ज्यादा हो रही है। तो अब इस कंडीशन में शायद आपको लग रहा होगा कि भाई इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस, नींद की कमी या फिर जंक फूड है। राइट? जी नहीं, गलत। एक्चुअली में इंडिया के अंदर इस बीमारी का सबसे बड़ा कॉज आपके दांतों का ठीक से साफ ना करना है। एक्चुअली गाइस, आप भी जानकर दंग रहने वाले हो, लेकिन आज से कुछ समय पहले WHO ने ऑफिशियली अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि इंडिया में डेंटल हेल्थ को लेकर बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ऑलमोस्ट 70% स्कूली बच्चों के दांतों में सड़न की समस्या है, जबकि 90% एडल्ट जो है भाई वो गम्स यानी कि मसूड़ों की बीमारियों से जूझ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भाई ये रिपोर्ट तो ये भी बोलती है कि इंडिया में लगभग 55% लोग तो दिन में प्रॉपर 2 बार ब्रश तक नहीं करते। अब ये सुनने के बाद आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि क्या आकाश भाई आपको भी क्या भूलने की बीमारी है? टॉपिक कहां था, कहां दांतों की सड़न पर जा रहे हो? तो देखो, प्रैक्टिकली बात कुछ ऐसी है कि अगर आप अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके मुंह में पोर्फिरोमोनास गिगिवैलिस नाम का एक बैक्टीरिया बहुत बड़ी स्केल पर डेवलप होता है। और जब ये डेवलप होता है तो इसके असर को बॉडी से खत्म करने के लिए हमारी बॉडी एमिलोइड बीटा नाम के प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि अगर किसी भी इंसान की बॉडी में ये प्रोटीन एक्सेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है तो ये सीधा का सीधा हमारे दिमाग के उस पार्ट पर अटैक करता है जो कि हमें इंस्टेंट चीजों को याद
रखने में मदद करता है, जिससे क्या होता है कि हमें अक्सर छोटी मोटी चीजें याद बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। और देखो भाई, ये कोई मेरे शब्द नहीं है, बल्कि रीसेंट स्टडीज भी इस चीज को फेवर करती हैं। तो अगर आपको ये परेशानी है, छोटी मोटी चीजों को आप भूल रहे हो, बातों को भूल जाते हो, और ये परेशानी आपको कुछ महीने से या फिर कुछ दिनों से हुई है, तो भाई 99% चांसेस यहां पर ये बनते हैं कि आप अपने दांतों को या फिर गम्स को अच्छे तरीके से साफ नहीं कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आप इस चीज से बाहर आना चाहते हैं तो भाई अपने दांतों को और गम्स को अच्छे तरीके से साफ कीजिए। साथ ही साथ इसी तरीके की नॉलेज आप जो है वो डेली बेसिस पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करना भी भूल गए तो भाई साहब ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। फैक्ट नंबर 5, गाइस अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ टाइम पहले इंडिया में ना भाई जेसीबी की खुदाई वाला ट्रेंड कुछ ज्यादा ही वायरल हुआ था। और प्रैक्टिकली देखो गाइस, बात हंसने की या फिर मजाक उड़ाने की नहीं है, लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रैक्टिकली किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना, वहां पर काम होते हुए देखना या फिर मशीनों को काम करते हुए देखने में ना भाई एक अलग ही लेवल का सुकून भी मिलता है। तो वहीं देखो, बात अगर इंडिया की भी छोड़ दी जाए तो भाई इटली तो प्रॉपर एक ऐसी कंट्री भी बन चुकी है जहां के जो डॉक्टर्स हैं वो तो लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं कि जब भी उन्हें फ्री टाइम मिले वो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएं और वहां पर होने वाले कामों को देखें। और प्रैक्टिकली देखो गाइस, इटली के अंदर ना ये चीज इतनी ज्यादा कॉमन है कि इन तरीके के जो वहां पर लोग होते हैं ना, उनको स्पेसिफिक अलग नाम दिया जाता है, जो नाम है उमारेल। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को देखकर एक तरीके से उसमें खो ही क्यों जाते हैं। तो देखो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि बिल्कुल शुरुआती दौर में जब हमारे पास ना ही स्किल हुआ करती थी और ना ही हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती थी, तो हम क्या है खुले में सोया करते थे। लेकिन खुले में सोने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो जंगली जानवर हुआ करते थे भाई, उनका डर हमेशा ही बना रहता था। जिसके बाद क्या हुआ कि हमने खुद को और अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए घर बनाना सीखा। अब जब हम इस काम को हमने करना शुरू किया तो हमारे दिमाग को एक बात बखूबी समझ में आ गई कि घर बनाना हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि जब भी हमारे दिमाग को ये चीज समझ में आती है कि ये पर्टिकुलर चीज हमारे सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने होस्ट यानी कि आपको वो काम करने के लिए ज्यादा मोटिवेट करता है। अब देखो, दिमाग के पास कोई मुंह तो है नहीं कि वो बड़ी बड़ी स्पीच देकर आपको मोटिवेट करेगा, तो प्रैक्टिकली वो आपको मोटिवेट करने के लिए क्या करता है कि जब भी आप उस काम को करना शुरू करते हो तो वो एक्सेस क्वांटिटी में अपने अंदर डोपामिन या फिर स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स को रिलीज करने लगता है। और देखो गाइस, ये वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है कि क्योंकि ओवर अ टाइम पीरियड हमारे दिमाग ने खुद को इसी तरीके से रिवायर कर रखा है, तो आज की डेट में नो मैटर सामने बन रहा घर आपका है या फिर किसी और का, हम जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं, दीवारों को चिंता हुआ देखते हैं या फिर मशीनों को चलता हुआ देखते हैं, तो सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग अपने उन्हीं इमोशंस या फिर हार्मोन्स को ट्रिगर करता है। क्योंकि देखो, हमारे दिमाग का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, घर इक्वल्स टू सर्वाइवल। और ये एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए बकायदा इटली के डॉक्टर्स तो भाई साहब उन लोगों को खुद ये बोलते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके के डिप्रेशन में हो या फिर सैड फील कर रहे हो ना, तो अपने फ्री टाइम में किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर बैठ जाओ, और जब आप ऐसा करोगे तो आपका दिमाग बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में हैप्पी हार्मोन्स और रिलैक्स हार्मोन को रिलीज करेगा और आप उस डिप्रेशन या फिर टेंशन से बाहर आ जाओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये चीज इंडिया में लोगों को नहीं बताई जाती है, तो आज तक हमें ये समझ में नहीं आया है और हम इन तरीके के लोगों पर हंसते हैं कि देखो जेसीबी की खुदाई चल रही है और पागलों की तरह लोग देख रहे हैं। लेकिन अब आप इसके पीछे की प्रैक्टिकल साइंस को भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 4, गाइस देखो, अब जो मैं बोलने वाला हूं वो चीज आप कभी सोशली एक्सेप्ट करो या फिर ना करो, लेकिन सबकॉन्शियसली भाई ये चीज ना हर एक इंसान के साथ होती है। और वो ये है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं और किसी अननोन अपोजिट जेंडर से बातें करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि उस इंसान की बॉडी की जो पसीने की स्मेल होती है ना भाई, वो हमें काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग लगने की बजाय अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर हम सेम जेंडर के पास जाएं तो कभी भी वो चीज हमें फील नहीं होती है। तो अब यहां पर ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भाई फिर आखिर हमारे दिमाग और बॉडी के साथ ऐसा होता ही क्या है कि हम किसी अननोन में भी किसी ना किसी स्पेसिफिक लोगों की जो पसीने की स्मेल होती है वो हमें अट्रैक्ट कर जाती है। तो देखो गाइस, हमारी मेडिकल साइंस खुद इस बात को मानती है कि हमारा जो ये पसीना होता है, ये भाई साहब एक तरीके का हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है। यानी कि इसको एनालाइज करने के बाद आप एक ही झटके में एक इंसान की फिजिकल, मेंटल और यहां तक कि भाई उसको उसका कितना स्ट्रेस लेवल चल रहा है ना, वो तक भी आप बता सकते हो। अब देखो गाइस, बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो आज हमारे पास तमाम ऐसे टेस्ट मौजूद हैं जिनको कंडक्ट कराने के बाद आप इजीली ये पता लगा सकते हो कि सामने वाला इंसान फिजिकली आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए कंपैटिबल है या फिर नहीं है। लेकिन बिल्कुल शुरुआती दौर में जब हमें साइंस का एस भी नहीं पता था, तो उस कंडीशन में हमारे सारे ही इन डेटा को प्रोसेस करने का काम करता था हमारा दिमाग। असल में देखो गाइस, हमारे इस पसीने के अंदर एंड्रोस्टिनॉल और एंडोस्ट्रीन 1 नाम के केमिकल्स पाए जाते हैं। अब इसके साथ ही हमारे पसीने में MHC जीन भी मौजूद होता है, जो कि डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। और आपका डीएनए का किस तरीके का मेकअप है, आपका डीएनए किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ किस तरीके की है, इन सारे ही केमिकल्स की स्मेल इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है।
अब जब भी आप किसी अपोजिट जेंडर के क्लोज जाते हैं और उस इंसान का MSC का जो ट्रेंड है वो आपके DNA मेकअप से अपोजिट होता है, तो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और देखो गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान के चलो दो लोगों के जो इम्यून सिस्टम है, उनके जो DNA का मेकअप या फिर ट्रेंड्स है, अगर वो अलग अलग हैं, तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी बहुत बड़े स्केल पर जनरेट होती है कि उनकी जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी उसका इम्यून सिस्टम अपने आप में ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि इन केमिकल्स या फिर पसीने की स्मेल हमारे दिमाग के लिए प्योर एक ऐसे इंडिकेशन की तरह काम करती है जिसको सूंघ कर वो ये समझने की कोशिश करता है कि सामने वाला इंसान फिजिकल एस्पेक्ट से हमारे वंश को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल सही है या फिर नहीं। अब अगर वो इंसान सही होता है तो इन सारे डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमारा दिमाग अपने अंदर स्ट्रेस हार्मोन की बजाय सेरोटोनिन और डोपामिन को रिलीज करता है। अब क्या होगा, जब ये हार्मोन रिलीज होंगे तो भाई सामने वाले इंसान की पसीने की जो ऑडियो होगी ना, वो हमें डिसगस्टिंग लगने की बजाय काफी अच्छी और अट्रैक्टिव लगने लगेगी। तो गाइस देखो, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो भाई आप अकेले नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक प्रोसेसिंग है। फैक्ट नंबर 3 गाइज, अभी ना मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो देखो ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन जितने भी ट्रेंड्स मेरे सामने आए और जितनी भाई मेरी समझ है, मुझे लगता है कि आगे आने वाला जो समय होगा ना, वहां पर ये चीज हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनने वाली है। अब वो परेशानी बनेगी या फिर नहीं बनेगी, आप पहले एक बार मेरी पूरी रिसर्च सुन लीजिए और फिर खुद से डिसाइड कीजिएगा। तो देखो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि अगर आपको ये याद होगा तो आज से कुछ महीने पहले चाइना ने ऑफिशियली ये बोला था कि उन्होंने एक ऐसी न्यूक्लियर बैटरी को बनाकर तैयार कर लिया है जो कि आपके फोन को 50 साल या फिर उससे ज्यादा लंबे समय तक लगातार चला सकती है। इसके बाद अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ दिन पहले चाइना ने ऑफिशियली ये भी अनाउंस कर दिया है कि भाई उन्होंने एक ऐसे ड्रोन को भी बनाकर तैयार कर लिया है जिसमें वो नॉर्मल बैटरीज की बजाय न्यूक्लियर बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ड्रोन लगातार बिना रिचार्ज करे और बिना लैंड करे भी 50 सालों तक लगातार हवा में रहकर काम कर सकता है। और देखो गाइस, ये चीज ना सिर्फ यही नहीं थम रही है, क्योंकि अगर आप रिसेंटली चाइना के ट्रेंड्स को देखेंगे तो आपको एक चीज पूरे तरीके से क्लियर होगी कि प्रेजेंट डेट में चाइना ना भाई नॉर्मल बैटरीज को अपने कंट्री से बहुत हद तक हटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे चाइना की स्ट्रेटेजी हो क्या सकती है। तो देखो गाइस, बात बिल्कुल सिंपल सी है। आज की डेट में इंडिया के अंदर आपके फोन में, ड्रोन्स में, कैमराज में, टीवी रिमोट में और जहां जहां भी आप बैटरी को देखते हो उसका स्ट्रेट 85% चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। तो वही बात अगर यूएसए की जाए तो देखो 2024 का ऑफिशियल डेटा तो अभी तक जो है वो बाहर नहीं लाया गया है, लेकिन 2023 में यूएसए के अंदर जितनी भी बैटरीज का इस्तेमाल हुआ उसका स्ट्रेट 70% चाइना से ही इंपोर्ट किया गया था। जिससे देखो गाइस, एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि चाहे वो इंडिया हो, यूएसए हो या फिर बड़ी बड़ी कंट्रीज हो, चाइना भाई बहुत बड़े स्केल में नॉर्मल बैटरीज को ना एक्सपोर्ट करता है। अब देखो, एक तरफ तो वो क्या है, नॉर्मल बैटरीज को अपने कंट्रीज से एलिमिनेट कर रहा है, दूसरी कंट्रीज में ज्यादा सप्लाई कर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि खुद की कंट्री में अगर वो नॉर्मल बैटरीज जो है वो यूज नहीं कराएगा तो वो बैटरीज भी बचेंगी। वो क्या करेगा, वो उन्हें भी और ज्यादा बड़ी बड़ी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेगा। जिससे देखो यहाँ पर ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि बैटरी को लेकर डिपेंडेंसी हमारे कंट्री भारत या फिर यूएसए हो गए बड़ी बड़ी कंट्रीज की ना भाई, वो चाइना के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा कि मान के चलो कोई भी कंट्री चाइना के अंगेज जाता है या फिर कोई टफ सिचुएशन जनरेट हो जाती है, तो चाइना आसानी से उस कंट्री की या फिर वर्ल्ड की भी बैटरी सप्लाई ना देकर किसी भी देश को भाई घुटनों पर ला सकता है। क्योंकि देखो इस प्रैक्टिकली उनका खुद का जो पूरा सिस्टम है वो तो न्यूक्लियर बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो गया ना, तो उन्हें तो आगे आने वाले 50 साल या 60 सालों तक कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर नॉर्मल बैटरीज दूसरे कंट्री में उसने देना बंद कर दिया, मान के चलो इंडिया में बैटरीज आना बंद हो गई, तो भाई कितने टाइम हम हमारे ऑपरेटर्स को जो है सर्वाइव करा पाएंगे भाई? 4 महीने, 6 महीने, मैं कह रहा हूं चलो 1 साल। बहुत सी ऐसी चीज हैं, इंटेलिजेंस डिवाइसेस हैं जिसमें आज भी स्पेसिफिक बैटरीज का यूज किया जा रहा है और वो चाइना से ही आ रही है। एंड प्रैक्टिकल गाइज, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये चीज पता नहीं क्यों वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं सोच रहे हैं, क्यों हम आज भी चाइना पर बैटरी को लेकर इतने बड़े स्केल पर डिपेंड हो चुके हैं। भाई मेरा हिसाब तो ये कि सबसे पहले तो हमें इस चीज को टैकल करना चाहिए और इतनी बड़ी डिपेंडेंसी को भाई किसी भी कंट्री के ऊपर से भाई हटाना चाहिए। क्योंकि देखो गाइज, नो डाउट चाइना भाई जिस तरीके की मेंटेलिटी को रखता है ना भाई, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आगे आने वाले सिचुएशन में इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ले। एंड जनरली जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो इसके जो सर्कमस्टेंसेस या रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे भाई हम और आप वो सोच तक भी नहीं सकते। तो गाइज, आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में हमारे लिए खतरा हो सकता है या फिर नहीं? अगर आप मेरी इस रिसर्च से भाई एग्री करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2 गाइस, देखो नॉर्मली किसी भी इंसानों की सिर्फ आंखों को देखकर ही ये नहीं बताया जा सकता है कि ये आंखें एक मर्द की हैं या फिर एक औरत की। और देखो गाइस, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन भी ये है कि एक मर्द और औरत की आंखों में कोई ऐसा मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है जिसको एग्जामिन करने के बाद आप एक्यूरेसी के साथ ये बता सको कि भाई ये जो आंखें हैं ये मर्द की होंगी और ये जो दूसरी आंख है भाई ये किसी लेडी की है। एंड बाय द वे, यहाँ पर बात मैं सिर्फ आंखों की पुतली की कर रहा हूँ, ये आसपास के फेशियल एरिया की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखकर तो भाई डॉक्टर्स तो छोड़ो, नॉर्मल हमारे और आपके जैसे इंसान भी बता देंगे कि ये मर्द है
या फिर औरत। लेकिन सबसे अजीब बात यह है दोस्तों कि आज से कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि यूएस की एक कंपनी ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाकर तैयार किया, जिसका देखो प्राइमरी काम क्या था कि लोगों के सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ये पता लगाना था कि भाई देखो सामने वाले इंसान का मूड कैसा है और उसी के अकॉर्डिंग उस रोबोट को उस इंसान से इंटरेक्ट करना था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि इस रिसर्च में यह देखा गया कि भाई जो ये रोबोट है ना, ये सिर्फ लोगों के एक्सप्रेशन को ही एग्जामिन नहीं कर रहा है, बल्कि ये सिर्फ आंखों की पुतली को देखकर ये भी समझ रहा है कि सामने वाला इंसान एक मेल है या फिर फीमेल। अब देखो गाइस, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, तो क्या किया गया कि इसी कोडिंग को उठाकर स्पेसिफिक कुछ ऐसे रोबोट्स को बनाया गया जिनका की प्राइमरी काम सिर्फ इंसानी आंखों की पुतली को देखकर उनके जेंडर का पता लगाना था। एंड इंटरेस्टिंगली भाई वो जो रोबोट्स बनाए गए थे ना, उन सभी ने आसानी से सिर्फ आंखों की पुतली को देखकर ये बता दिया कि भाई आंखें मर्दों की हैं या फिर औरतों की। अब गाइस देखो, ये जानने के बाद आपको भी अंदर से वो प्राउड वाली फीलिंग आ रही होगी कि बताओ भाई, हमारे ही एआई ने वो कारनामा करके दिखाया है जो हम खुद एज अ ह्यूमन कभी भी नहीं कर सकते, राइट? बट देखो गाइस, द कोर रियलिटी इज दिस कि भाई जनरली आज एआई खुद को अपने आप में इतना ज्यादा डेवलप करने के लिए कैपेबल हो चुका है कि वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है भाई जो खुद हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट या फिर जीनियस दिमाग रखने वाले बंदे नहीं कर पा रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर आज ये सिचुएशन है तो आज से आगे आने वाले 5 या 10 साल के बाद नो डाउट भाई एआई वो काम भी सोच सकेगा, वो काम भी कर सकेगा जो इंसानी दिमाग ना ही कभी सोच सकता है और ना ही हम कभी फिजिकली कर भी सकते हैं। और जिस दिन ऐसा होगा हमारे प्लेनेट पर क्या होगा शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो हम अपने दिमाग से भी सोच ही सकते हैं। बट ऑनेस्टली पता नहीं क्यों फिर भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस चीज को भाई सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। फैक्ट नंबर 1 गाइस, अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको ये बताया था कि खुद हमारे प्लेनेट अर्थ के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर किसी बाहरी परजीवी को हमारे प्लेनेट अर्थ पर छिपकर हमारे साथ रहना है तो उसके लिए बेस्ट सूटेबल प्लेस है हमारे डीप ओशियन। क्योंकि देखो प्रैक्टिकली हम हमारे ही इन ओशियंस को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई देखो हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि हम इतना डीप में जाकर इतने बड़े ओशियन को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाए। जिसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने फिर कुछ वीडियोस के बाद ये भी बताया था कि भाई जो ये नासा है ना, ये बड़ा डेस्परेट होकर भाई अंडर वाटर कुछ ना कुछ ढूंढने का ट्राई कर रहा है और टाइम टू टाइम बहुत बड़े स्केल पर ऐसे बजट भी निकाले गए हैं जिसमें नासा स्पेस छोड़कर अंडर वाटर हमारे में रिसर्च कर रहा है। अब देखो गाइस, जब ये चीज मैंने बोली थी तो खुद मेरे दिमाग में भी एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके भी बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि चलो भाई हम मान लेते हैं कि अंडर वाटर इन तरीके के जो परजीवी वो रहते हैं, उनकी कॉलोनीज भी मौजूद है, तो भाई उनका कोई ऑर्गन, बॉडी का ऑर्गन या उनकी टेक्नोलॉजी का कोई पार्ट भाई वो तो कोई मिलना चाहिए ना। अंडर वाटर पूरी सोसाइटी मौजूद है तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा, राइट? तो चलो आज आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करता हूं। तो देखो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि अभी रिसेंटली जब रशिया के एक डाइवर रोमन फेडरस्ट्रोव अंडर वाटर ओशियन में गए तो उनको ना वहां पर एक बड़ी अजीब सी चीज दिखाई दी जिसे बड़ी मुश्किल के साथ वो अपने साथ कैरी करके ऊपर लाए हैं, और वो है ये क्रिएचर जो ऑनेस्टली भाई मुझे तो डीप सी की कोई अननोन फिश से कहीं ज्यादा तो किसी परजीवी का चेहरा लग रहा है। अब देखो गाइस, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अभी इनिशियल स्टेज पर जो रिसर्च इस क्रिएचर के ऊपर की गई है उससे एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि जो क्रिएचर जिस भी तरीके के डीएनए ट्रेंड या मेकअप को कैरी कर रहा है वो हमारे प्लेनेट पर जितने भी एनिमल्स होते हैं या फिर सी फिशेस जो होती है ना नॉर्मली, उनके डीएनए ट्रेंड या फिर मेकअप से मैच नहीं करता, जिससे काफी हद तक उस थ्योरी को सपोर्ट मिलता है जिसमें खुद हमारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हमारे प्लेनेट अर्थ के पानी की गहराइयों में प्रैक्टिकली कुछ ऐसे परजीवी मौजूद हो सकते हैं जो हमारी अर्थ से बिलोंग नहीं करते। लेकिन चलो गाइस, फिर भी देखो सिर्फ एक आधा वीडियो या इमेजेस को देखकर ऑफिशियली इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देना भाई मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। तो चलो इस पे ना थोड़ी सी और डीप रिसर्च करते हैं। तो देखो गाइस, शायद आपको ये बात नहीं पता होगी लेकिन रिसेंटली एक वेदर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर ने इसी एरिया के पास आज से कुछ दिन पहले यह भी डिटेक्ट किया था कि एक टेक्सास शहर की जितना बड़ा ऑब्जेक्ट अंडर वाटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा था। हालांकि देखो जैसे ये चीज पूरी दुनिया के सामने आई तो साइंटिस्ट ने भाई ये बोला कि हमारा सॉफ्टवेयर जी वो खराब हो गया था, उसमें एक एरर आ गया था, अब उसे दूर कर लिया गया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सिर्फ टेक्निकल एरर था, आप प्रैक्टिकली इसे भूल जाओ। चलो गाइस, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, हम मान लेते हैं सॉफ्टवेयर में भी भाई देखो बग्स जो है वो एरर आ ही जाता है, मान लेते हैं कि चलो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भैया 2019 में क्या हुआ था? क्योंकि भाई साहब बात अगर 2019 की जाए तो 19 में यूएसए के ओहामा युद्धपोत ने सैन डिएगो कैलिफोर्निया के तट के पास एक ऐसे अननोन राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक किया था जो लगभग 6 फीट डायमीटर का था
और इसने पानी के अंदर एंटर होने से पहले ना भाई हवा में बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल भी किया था। जिसके बाद क्या हुआ था गाइस कि यूएसए गवर्नमेंट ने सिरे से इस चीज को नकार दिया था कि नहीं जी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बट प्रॉब्लम वहां क्रिएट हो गई कि भाई खुद उनके ही एक शिप के सीसीटीवी कैमरा ने इस ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर लिया। और जब ये चीज हो गई, पूरी दुनिया को चीजें समझ में आने लगी, तो जब कोई भी रास्ता नहीं बचा तो खुद पेंटागन ने इसे ऑफिशियली एडमिट किया कि हाँ भाई ये चीज प्रैक्टिकली उस समय हुई थी और हमें नहीं पता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या था। तो भाई एक तरफ तो जब चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं तो आप तुरंत उन्हें एडमिट कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनिशियल स्टेज पर आप सिरे से सारी ही जानकारी को नकार भी देते हैं। और देखो गाइस प्रैक्टिकली यही चीज ना इस क्रिएचर के साथ भी होगी। आप मुझसे लिखवा कर ले लीजिए, कुछ दिनों के बाद एक रिपोर्ट हमारे सामने आएगी कि भाई ये चीज पूरी तरीके से फर्जी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये प्लास्टिक का बना हुआ था, ये जेली से बनाया गया था और ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिन बीत जाने दीजिए, लोग इसके बारे में भूल जाएंगे, थोड़ा सा झूठ बोला जाएगा और मामला पूरा रफा दफा कर दिया जाएगा और कभी भी इस क्रिएचर की ऑथेंटिक सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी। और यही एक ऐसी सच्चाई है जो शायद इंटरनली हम सबको पता भी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपको मेरी पूरी टीम की मेहनत पसंद आई हो, आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए फ्री होता है भाई। लेकिन इससे मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, प्लस इस इन्फॉर्मेशन की भाई जो है वो रीच भी बढ़ती है। सो आई रियली होप गाइज आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मुझसे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।